हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एडिलेड में टीम इंडिया की बुरी हार हो चुकी है, बुरी हार हुई और हम यहां पे बैठ चुके हैं एनालिसिस लेके कि बुरी हार क्यों हुई, एडिलेड में क्यों हारी टीम इंडिया। ये सवाल आपको पीछे दिख रहा है और ये सवाल बिल्कुल बनता भी है। पहले आपको मैच बताते हैं कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे इंडियन फैंस हैं जो अभी इस हार को पचा भी नहीं पा रहे हैं कि भाई 7 सेशन, लिटरली 7 सेशन के अंदर मैच हम कैसे गंवा सकते हैं। लेकिन मैच हमने गंवाया है, सच्चाई यही है। 4 साल बाद ना ग्राउंड बदला, ना टीम बदली, ना पिंक बॉल बदली, ना डे नाइट टेस्ट मैच बदला, ना रिजल्ट बदला, टीम इंडिया 4 साल बाद भी हार जाती है। मैच कैसा रहा पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा दीपेश के साथ। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया है। 295 रन की पहले मैच में हार मिली थी और उसका बदला ठीक ठाक अंदाज में 10 विकेट से लिया। अर्श से फर्श पर एकदम से आगे टीम इंडिया। पर्थ में कहां टीम इंडिया अर्श पे थी और एडिलेड आते आते फर्श पे आ गई। 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली है एक बार फिर से और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब इक्वल 1-1 से बराबरी पर पहुंच चुकी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल का रास्ता थोड़ा सा कठिन हो गया है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि इस हार के बाद WTC में तीसरे नंबर पर टीम इंडिया जो है वो पहुंच चुकी है। दोनों पारी में 200 रन भी टीम इंडिया बना नहीं पाई, ये शर्मनाक बात रही। और शतक जड़ने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मतलब एक टीम है जो दोनों पारी में 200 रन का आंकड़ा भी नहीं पार करती है और एक टीम का खिलाड़ी है जो शतक लगा देता है। डिफरेंस क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। और गलतियां बहुत सारी हुई, जिसकी शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेने के फैसले से ही हो गई। पहली पारी में स्टार्क, दूसरी पारी में कमिंस ने 5-5 विकेट लिए और दोनों ही पारियों में नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा रन बनाए। दूसरी पारी की बात करें तो 42 रन बनाए और बार बार 40s तो वो बना ले रहे हैं। मतलब एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस तरीके का कुछ मुकाबला था। लेकिन सवाल ये रहेगा कि भाई इस हार को पचाया कैसे जाए, गलती कैसे हुई। और रोहित शर्मा पे बात जरूरी है। रोहित शर्मा ने मैच के बाद भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बहुत सारी बयानबाजी हुई। रोहित शर्मा ने क्या कहा पहले आपको वो बताते हैं कि क्या मोटी मोटी बातें रही रोहित शर्मा की और उसके बाद दीपेश से डिस्कस करेंगे। एडिलेड की हार के बाद रोहित शर्मा ने बयानबाजी की। बयानबाजी क्या की, पोस्ट मैच में जब बातचीत हुई तो उन्होंने हार के कारण बताए। उन्होंने कहा कि पिंक बॉल का बहाना बनाना ठीक नहीं होगा, जितने रन जोड़ने चाहिए थे हम उतने नहीं जोड़ पाए। सभी टीमों के लिए बल्लेबाजों के साथ जो होता है पिंक बॉल से, वो हमारे साथ भी हुआ और ब्रिस्बेन में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स थे जो हमें लगा कि आपको बताने चाहिए। रोहित शर्मा ने तमाम बातें कही। पूरा बयान उनका दिखाते हैं, आपको कोटप्लेट दिखाते हैं रोहित शर्मा की कि एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट क्या था। उन्होंने कहा कि भाई सीधी बात यही है कि हम अच्छा नहीं खेल पाए और ऑस्ट्रेलिया हर क्षेत्र में हमसे बेहतर रहा। सही बात है, मैच में ऐसे अवसर आए जिनका हमें फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना कर पाना ही हमारी हार का कारण बना। हमने जो पर्थ में किया वो खास था और उसी इरादे से एडिलेड में आए थे, लेकिन हर एक मैच एक नई चुनौती लेकर आता है। हम जानते थे कि पिंक बॉल टेस्ट हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया। दीपेश, इस मैच में रोहित शर्मा की वापसी होती है। पहले मैच में पर्थ में हम देखते हैं कि टीम में क्या सॉलिड एनर्जी रहती है, विराट कोहली एकदम चढ़े रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को वो प्रेशर फील होता है जबकि वो अपने होम कंडीशन में खेल रहे होते हैं उसके बावजूद। लेकिन रोहित शर्मा आते हैं, कप्तानी बुमराह से रोहित शर्मा के पास जाती है। रोहित शर्मा एक फैसला लेते हैं, ओपनिंग नहीं करेंगे, चलिए नीचे आएंगे। ना ही उनकी बल्लेबाजी में, ना उनकी गेंदबाजी में कोई अग्रेसिव इंटेंट अप्रोच नजर नहीं आया। क्या यही भारत की हार का सबसे बड़ा कारण रहेगा जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई एडिलेड में क्यों हारी टीम इंडिया? रोहित शर्मा ही सबसे बड़ा फैक्टर मानेंगे आप? बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा भी नहीं तो मतलब वन ऑफ द सबसे बड़ा। मतलब ये आप यही कह सकते हो कि यहाँ पे कप्तानी में काफ़ी सारी गलतियां थी। और जो अभी आपने एक बात कही ना बयान में, जो आपने बताया था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पिंक बॉल के सामने हमारा भी वही हाल हुआ जो दुनिया भर के बल्लेबाजों का होता है और सबका होता है। ट्रेविस हेड का क्यों नहीं हुआ वो हाल? मतलब उन्होंने रात में भी बल्लेबाजी करी, उसके बाद अगले दिन भी आके उन्होंने बल्लेबाजी करी, तो ये हाल ट्रेविस हेड का क्यों नहीं हुआ जब सारी दुनिया के बल्लेबाजों का यही हाल होता है? क्या आपके पास क्वालिटी गेंदबाज नहीं थे? क्या आपके पास स्पिनर्स की कमी थी? क्या चांसेस क्रिएट नहीं हुए? फील्ड में इतनी सारी गलतियां, खुद इतना फर्स्ट स्लिप नहीं लेके खेलना, बल्लेबाजी में इतनी गलतियां, उसके अलावा कप्तानी तो खैर, एग्रेशन तो कहां चला ही गया, वो तो कहने की बात है। एग्रेशन तो तब दिखता है जब आप फर्स्ट स्लिप एटलीस्ट लेके खेलते हो। फर्स्ट स्लिप आपने छोड़ी हुई है, दूसरी और तीसरी स्लिप लेके और गली लेके आप खेल रहे हो, बाकी सारी फील्डिंग आपने फैलाई हुई है। ईजी सिंगल्स आपने थ्रो किए, ईजी सिंगल्स तो भाई एक आध बुरी बॉल तो मिलेगी जिसपे ट्रेविस हेड आराम से शॉट्स खेल सकते हैं। तो मैच तो साफ साफ यही था कि इंटेंट आपका वो एग्रेशन वाला था ही नहीं। अब चाहे आप ना कितना ही कह लो, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा, उनकी कप्तानी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, लेकिन
इन टर्म्स ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि रेड बॉल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा क्यों नहीं, तो मैं सीधी सी बात कहूंगा, रोहित का जो इंटेंट और एक मेंटेलिटी जो है वो टेस्ट क्रिकेट को उतना सूट नहीं करती जितना व्हाइट बॉल में वो चलते हैं। अब इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 5 बार आईपीएल जीता हुआ कोई भी कप्तान हो, चाहे धोनी हो या रोहित शर्मा हो, मैं उन्हें विराट कोहली से ज्यादा बेहतर कप्तान रेट नहीं करता जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में बड़ा अंतर होता है। बड़ा क्या मतलब, जमीन आसमान का अंतर होता है। कितने ही आईपीएल के सितारे हैं जो चल पाते हैं, यहाँ पे नहीं चल पाते। बहुत से इंटरनेशनल स्टार्स, बड़े बड़े नाम हैं, मैं क्या गिनवाने बैठूं, लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं वो अचीवमेंट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसे जीतना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सब व्हाइट बॉल में चल जाता है। रेड बॉल क्रिकेट में आपको सेशन में, हर एक सेशन में इंटेंट दिखाना होता है, एग्रेशन दिखाना होता है, कप्तानी दिखानी होती है, और शायद उसी चीज में रोहित शर्मा बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी भी, बतौर बल्लेबाज तो बड़े ही खराब रहे, बतौर कप्तान भी फेल रहे। चलिए, बतौर कप्तान तो वो फेल रहे, दीपेश ने बताया, और हमने पहले भी शोज में बात की है कि वो इंटेंट नजर नहीं आता। लेकिन फिलहाल दीपेश, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव लगी, और बल्लेबाजी पे बात सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि चलिए कप्तानी तो जो हुई सो हुई, डिसीजन खराब हुआ, आप कह सकते हैं कि भाई कप्तान अकेला क्या करे, पूरी टीम ने ही साथ नहीं दिया, लेकिन एज अ बैट्समैन उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उस पे आते हैं। एक आंकड़े दिखाते हैं आपको, उसके बाद बातचीत करेंगे। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज पूरी तरीके से इस मैच में लाचार दिखे। दोनों पारियों में दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए रोहित शर्मा। पहली पारी में 3 रन बनाए, दूसरी पारी में 6 रन बनाए। पहली पारी में बोलेंड ने उनको आउट किया, एलबीडब्ल्यू किया था, और दूसरी पारी में पैट कमिंस का शिकार हुए, रोहित को उन्होंने बोल्ड कर दिया था। ये थी उनकी इस मैच की हाईलाइट्स, अगर आप बोलेंगे। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मिचेल स्टार्क को खड़े खड़े छक्के लगा देता है, वो बल्लेबाज इतना जूझेगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और एकदम से बस बॉल का कलर क्या बदलता है, ये खिलाड़ी ऐसा नजर आने लगता है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि भाई इनको बल्लेबाजी करने आ ही नहीं रही है। बिल्कुल स्क्वायर कर देते हैं। 2 पारी में 10 रन का आंकड़ा भी, मतलब दोनों पारी मिला के दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। शायद इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी बॉडी लैंग्वेज तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले अपने पूरे करियर में 16, 17, 18 साल के कभी रोहित शर्मा ने देखी होगी। खैर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, वो आपको दिखाते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि केवल इस मैच की बात नहीं है, अगर केवल इस मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं पार करते तो शायद इतनी बातें नहीं होती। कोई बात नहीं, मैचेस हैं, हो जाते हैं, लेकिन पिछला कुछ समय किस तरीके का उनका गुजरा है, उससे रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो आपके सामने पेश करना बहुत जरूरी है। पिछले 24 महीने में 11वीं बार रोहित शर्मा बोल्ड हुए हैं, और रोहित शर्मा से जो उनकी एक बड़ी गलती है वो लगातार टेस्ट क्रिकेट में सामने आ रही है। 2023 से 36 टेस्ट पारियां उन्होंने खेली हैं, और 36 में से 11 बार वो बोल्ड हुए हैं। 2 साल में 9 साल की बराबरी कर लिया उन्होंने रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो। 2013 जब से उन्होंने डेब्यू किया टेस्ट क्रिकेट में, तब से लेकर 2022 तक दीपेश 77 पारियां थी जिसमें वो केवल 11 बार बोल्ड हुए थे। लेकिन एडिलेड टेस्ट की दोनों पारी में 9 रन बनाए हैं। और 2023 से अगर देखा जाए, 2023 के पहले लगता है अलग रोहित शर्मा का करियर था। उन 9 सालों में जितना टेस्ट क्रिकेट में 77 पारियों में 9 बार आउट हुए, इधर 2023 के बाद से 36 पारियों में 11 बार ऑलरेडी बोल्ड हो चुके हैं। मतलब ये क्या नया एक तरीका आ चुका है रोहित शर्मा को बोल्ड करना। मतलब बल्लेबाजी करने आते हैं तो न्यूज रूम में हम सब बोलने लगते हैं कि भाई एक फ्री विकेट आ गया, ऑस्ट्रेलिया बस फ्री विकेट है, कभी भी चले जाएंगे। दूसरी गेंद पे ऑलमोस्ट एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, किसी तरीके से बचते हैं। बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आती है, बॉल बैट से छू जाए इसके लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा क्या बदल गया? 3-0 से न्यूजीलैंड से आप हार शायद इतनी ज्यादा दिल पे लग गई, क्योंकि ऐसी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत जब 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे थे उसके बाद रोहित की लगी थी। हम भी आपस में बात करते थे कि शायद ग्राउंड पे रोहित खेल तो रहे हैं, लेकिन वो वाले रोहित नजर नहीं आ रहे। उनको कुछ समय लगा, कुछ महीने इनफैक्ट लग गए उस हार से बाहर निकलने में। और अब क्या वो 3-0 की हार इतनी ज्यादा लग चुकी है कि वो बॉडी लैंग्वेज एक बार फिर से कुछ वैसा ही डाउन एंड आउट नजर आ रहा है? बिल्कुल वही डाउन एंड आउट नजर आ रहा है। 3-0 की हार लगी है, क्या लगी है, लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात आप इन पर्टिकुलर करोगे तो मेरे को तो तकनीक की सीधा सीधा खामी नजर आ रही है। कोई गली कूचे का अगर क्रिकेटर होगा ना, चलिए ज्यादा बोल दिया, कोई क्लब का क्रिकेटर होगा या कोच होगा, अगर आप उससे भी पूछेंगे कि रोहित शर्मा की भाई खामियां क्या हैं, रोहित शर्मा को क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो साफ साफ सब जानते हैं कि बॉल की लाइन में आके नहीं खेल रहे। और वही बात बार बार हो रही है कि मिडिल स्टंप के आसपास गेंद पिच करती है, हल्का सा आउटस्विंग होता है, ऑफ स्टंप उनका नहीं लेता। सिर्फ 1 इंच का ऐसा फासला हो रहा है जिसमें वो प्ले डाउन हो जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि स्क्वायर्ड अप जिसको हम कहते हैं ना, ये बड़ा क्रिकेटिंग टर्म्स में ना बड़ा खराब माना जाता है बल्लेबाज के लिए कि गेंद ने एक बल्लेबाज को स्क्वायर्ड अप कर दिया। स्क्वायर्ड अप यानी कि पीछे वाले दोनों पैर आप देखेंगे कि लाइन में नहीं होंगे और ऐसे खुले होंगे, ऐसे कैंची टाइप बना होगा। ये रोहित शर्मा का कुछ पिछले कुछ अरसे से ये चीज बार बार देखने को आ रही है। और बतौर कप्तान अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो वो ज्यादा समस्या की बात है, क्योंकि अगर इस तरीके से यंगस्टर्स आपको आउट होते हुए देखेंगे तो फिर बात वही होगी।
कि जब हमारा कप्तान ही नहीं ठीक से खेल पा रहा तो हम भाई क्या कर सकते हैं। फिर वो जब एक छोटा सा खिलाड़ियों के लिए एक डिमोटिवेशन भी हो सकता है। अब यही रोहित शर्मा जब T20 2023 के वर्ल्ड कप में जब लगातार मार रहे थे तो भाई सारे खिलाड़ियों की अप्रोच आपने देखी थी। श्रेयस अय्यर आते थे 50-60 गेंदों में 100 कर जाते थे, या फिर विराट कोहली जिस तरीके से उस पारी को संभालते थे उनके 100 या 40 या 45 रन के बाद। ये चीज आपको प्लेयर्स के एटीट्यूड में भी नजर आएगी जब आपका कप्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। और बुमराह ने जिस तरह विकेट्स लिए पिछले पर्थ टेस्ट में, दूसरे गेंदबाजों का प्रदर्शन आप देख लो। अब मैं वही बात कह रहा हूं कि जब कप्तान परफॉर्म करेगा तो अंतर पड़ता है दीपेश कॉन्फिडेंस में। मतलब एज अ प्लेयर अगर आपका कप्तान नहीं चल रहा है, रन नहीं बना रहा है, उसकी कप्तानी पे भी जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा। प्लेयर्स की मेंटालिटी पे कितना फर्क पड़ता है? प्लेयर्स की मेंटालिटी पे सारा ही फर्क आ जाता है ना। मतलब या तो बहुत ही एक्सेप्शनल कोई खिलाड़ी हो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई चलता है कि नहीं चलता है, मेरे को अपने रन्स करने हैं, तो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर एक कप्तान नहीं चलता और खासकर एक बल्लेबाज कप्तान नहीं चलता, आप कल को बुमराह अगर कप्तान होते और उनकी बॉलिंग पिट जाती, ट्रेविस हेड लगातार उनको अटैक कर रहे होते, दूसरे बॉलर्स अपने आप ही डाउन एंड आउट हो जाते, तो ये फर्क पड़ता है। ये तो भाई क्रिकेट का सबसे बड़ा वो है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का अगर एग्जांपल होता है तो फिर तो डाउन का भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि एक कप्तान की वजह से टीम डाउन भी होती है, अगर कप्तान की वजह से कई बार अप होती है। तो ये चीज़ें हैं, क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ता है मेंटेलिटी का। बाकी ये पूरी टीम की हार मैं कहूँगा, रोहित शर्मा इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल ठीक बात है दीपेश की। लेकिन इस हार के और भी कई बड़े कारण थे, बहुत सारे कारण थे। गलत फैसले हुए, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया, प्लेइंग 11 को लेके बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन चलिए उन पे हम बात करेंगे बाद में, हो सकता है वो चीज़ें कंपनसेट भी हो जाए, क्योंकि सवाल तो ये था कि बेंगलुरु टेस्ट में ऐसी ही कंडीशंस थी और अगर आप कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैच आप हमेशा हारेंगे। बेंगलुरु में भी आपने यही किया, आपको लगा होम कंडीशन में खेल रहे टेस्ट मैच नहीं हारेंगे, आप मुकाबला हार गए। खैर उसके बाद हार का कौन बड़ा कारण था? हार के एक और कारण थे विराट कोहली जी। विराट कोहली के ग्राफिक्स दिखाइए, उसके बाद बात करते हैं कि विराट कोहली ने क्या ऐसा कर दिया। एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली का फ्लॉप शो रहा, पूरी तरीके से दोनों पारियों में कुल मिलाकर मात्र 18 रन बनाए। आउटसाइड ऑफ स्टंप की जो कमजोरी है वो तो अब आदत सी हो चुकी है, मतलब उस पर कितनी बात की जाए। एडिलेड में पहले एक शानदार रिकॉर्ड था, नो डाउट बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड था। इनफैक्ट इस मैच में कुछ 50-60 रन चाहिए थे शायद, और वो 1000 रन कंप्लीट कर लेते एडिलेड के मैदान पे, इतना बेहतर आंकड़ा था। लेकिन इस एक मैच की दोनों पारी मिलाकर भी केवल अगर आप 18 रन बनाते हैं तो आप 1000 रन का वो आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और अब पता नहीं अगली बार, यू नेवर नो, एडिलेड पे कब खेलने का मौका विराट कोहली को मिलेगा। खैर आउटसाइड ऑफ स्टंप की जो कमजोरी है उस पर भी बात करेंगे। पहले स्टार्क ने और फिर बोलेंड ने उनको आउट किया, और मतलब बिल्कुल दीपेश बनी बना ले रहे हैं इनको गेंदबाज जो हैं। उनको पता है कि भाई आउटसाइड ऑफ की गेंद फेंकते रहो, एक आधा छोड़ देंगे, फिर उसी चैनल में एक आधा निक जरूर करेंगे। अभी आप ही बता रहे थे नीचे जब हम बातचीत कर रहे थे कि उनका जो डिफेंस है, मतलब 17-18 साल जिसने क्रिकेट पे राज किया उसको हम क्या ही डिफेंस सिखाएंगे, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं वो तो वही रहने चाहिए। आपने भी बोला था कि भाई जब प्लेड करते हैं या जब डिफेंस करते हैं, बल्ले का फेस जो खुला रहता है वो स्लिप की तरफ रहता है। अगर वो फेस पूरा क्लोज ही नहीं होगा तो एज के चांसेस जाहिर तौर पर ज्यादा लग जाएंगे। और ये तो हम और आप बेसिक लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं, हमें भी पता है। ये टेक्निक पे विराट कोहली क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या उनको कोई बता नहीं रहा है कि बार बार आप एक तरीके से ही क्यों आउट हो रहे हो, गेंद छोड़ना क्या बल्लेबाज भूल चुके हैं? विराट कोहली की बात की जाए तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब यही तो समझ नहीं आता। मैं मतलब एक सेंचुरी का यहाँ थोड़ा सा ना कंपैरिजन करना चाहूँगा। जो पर्थ वाली सेंचुरी थी उससे मैं मतलब इतना कन्विंस था नहीं, उसमें एजेस भी लगे थे, कई बार बच भी रहे थे, इनसाइड एजेस भी लगे थे, तो वो इतना नहीं था। लेकिन आपको याद होगा जो एजबेस्टन में जो इंग्लैंड के रिटर्न पे सेंचुरी करी थी ना 2018 में, जब एंडरसन की गेंद क्या लहर रही थी, बड़े टिपिकल कंडीशंस में विराट ने 100 किया था। उस वक्त पता है सबसे बड़ी चीज क्या थी? उन्हें ये मालूम था कि उन्हें कौन सी गेंद खेलनी है और कौन सी छोड़नी है। बिल्कुल। तो एक बल्लेबाज के करियर में सबसे जो बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही होती है कि आपको खेलनी कौन सी बॉल है, छोड़नी कौन सी बॉल है। अब विराट ठीक है छोड़ रहे हैं जब तक छोड़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट करते चले जाओ आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो एक खेलेंगे। अब जो आपने बताया, मैंने अभी ये सुबह ही मैंने खुद ही देखा था, जब मैं उनका रिप्ले लगातार देख रहा था कि किस तरीके से स्लिप्स में और कीपर पे आउट होते हैं। जाते हैं, पैर निकलता है, फ्रंट फुट पूरा आगे निकलता है, बॉल की लाइन में होता है, लेकिन असमंजस होता है कि कवर ड्राइव मारूं या इसको डिफेंड करूं। और उसमें कर क्या जाते हैं, ना कवर ड्राइव ही मारते हैं ना डिफेंड ही करते हैं। बल्ले का हल्का सा जो ये बैट ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से उनका बैट का फेस आप अक्सर ऐसे देखोगे स्लिप्स की तरफ मुड़ा हुआ। जब स्लिप्स की तरफ आपके बैट का मुंह कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा तो बॉल को सिर्फ आपका ये पार्ट देखना है। बॉल अगर इस पार्ट पे आपके लग जाएगी बल्ले के, तो बड़े आराम से स्लिप्स में या जो भी स्लिप कॉर्डन में है या फिर कीपर है उसके पास आपकी गेंद चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ समस्या
समस्या की बात हो रही है, वरना बतेरी ऐसी सेंचुरियां हैं जहां विराट कोहली ने जो मारने वाली गेंदें नहीं है उनको छोड़ा है, स्विंगिंग गेंदों को कहीं ना कहीं खेला है, लाइन में आके खेला है। अब इतने बड़े बल्लेबाज को हम ये चीज़ बताएं कि आपका जो फेस है वो कहीं ना कहीं स्लिप्स की ओर खुला रहता है, जिसकी वजह से एज आपका बैट कैरी करता है, तो फिर वो तो खराब बात ही होगी। बाकी कमजोरी यही है, कमजोरी रोहित में भी और इनमें भी तकनीक एक मेन मुद्दा है, चाहे वो स्पिन खेलते वक्त लगातार बैकफुट पे आना हो। पर्थ टेस्ट की सेंचुरी के बाद हमने कितनी बात करी कि नेथन लायन को बड़ा चढ़ के खेल रहे हैं, पैर आगे निकालते हैं, ऊपर से गेंद पे ऐसे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के उनको। वरना जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स और सचिन रविंद्र लोगों को खेला था, इन्होंने पूरा पीछे जाते थे, एलबी होते थे या एजेस कैरी करते थे, तो एक गेंद टर्न होकर अंदर आती थी, पैड पे लगती उस चीज को कहीं ना कहीं पार उस चीज से पा लिया था। लेकिन ये आउटसाइड ऑफ स्टंप पर अब इतना बड़ा खिलाड़ी अगर अपनी कमजोरी पे अपने करियर के एंड में भी ठीक ना करने की कोशिश करे, तो फिर भारतीय क्रिकेट के लिए और विराट कोहली के लिए बड़ा बुरा साइन है, मतलब बहुत बुरा साइन है। बिल्कुल जी। चलिए, ये दो बड़े फैक्टर थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। वैसे भी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर ये ना चले तो कोई भी टेस्ट मैच में टीम इंडिया थोड़ी बैकफुट पर ही नजर आती है। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते वो समय गया कि केवल 2 ही सीनियर खिलाड़ी हैं, अब बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस टीम में बहुत सीनियर हो चुके हैं, बहुत सालों से टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा है। और उनमें से बहुत सारे नाम है, जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, इनको भी अब धीरे धीरे आप सीनियर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेल लिया इन लोगों ने। लेकिन इसी में एक नाम है ऋषभ पंत का, और हार के एक वो भी बहुत बड़ा कारण है। क्यों है, आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ऋषभ पंत का एडिलेड में फ्लॉप शो जारी रहा पूरी तरीके से। पहली पारी में 21 रन, दूसरी पारी में 28 रन। ऋषभ पंत पर मिडिल ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। अब तो बहुत नीचे भी नहीं, नंबर 5 उनका ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी उनकी पोजीशन को नहीं छेड़ा और वो खुद नंबर 6 पर आए, उनको ऊपर भेजा। ऑस्ट्रेलिया में इस बार नहीं चल रहा है उनका बल्ला, और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है शायद टीम इंडिया के लिए। विकेट कीपिंग में भी लगातार गलतियां हो रही हैं। चलिए दीपेश, विकेट कीपिंग में तो गलतियां हो रही हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया एक टफ जगह है विकेट कीपिंग करने के लिए, क्योंकि बाउंस और पेस के साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन दीपेश, सवाल ये रहेगा कि स्टार्ट मिलने के बाद आप क्यों नहीं उसको भुना पा रहे हैं। 21 रन 38 गेंदों में, उसके बाद इस पारी में भी 28 रन। चलिए, आड़ा तिरछा शॉट, वो तो आपका एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप मारते हैं बड़े गेंदबाजों पे आगे चढ़ के, वो आपका एक इंटेंट है, खेलने का तरीका है, उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन इसी इंटेंट के साथ पहले भी तो आप रन बनाते थे, और पहले तो कम एक्सपीरियंस थे। लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद रन्स बना के आ रहे हैं, सीरीज में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं आप, उसके बावजूद इस तरीके की परफॉर्मेंस, मतलब ऋषभ पंत पे बात तो बिल्कुल बनती है। और मिडिल ऑर्डर में उनका रन ना बनाना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब रहा। चलिए, नई गेंद से मान लेते हैं कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये 4 लोग आउट हो गए। उसके बाद जब आपको लगा कि विकेटें गिर चुकी हैं, तब तो आपको संभलना चाहिए था। आज सवेरे भी आप आए, नीतीश रेड्डी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, अच्छी खासी उन्होंने गेंदें खेली, अच्छी खासी सिचुएशन में थे वो अगर शायद उनको और एक बेहतर पार्टनर मिलता तो वो इतने रिस्की चीज़ें नहीं करते, इतने रिस्की शॉट्स नहीं खेलते। आपने उनका साथ नहीं दिया। पहले ओवर की 5वीं गेंद में दिन की आप निपट गए, और उसके बाद फिर भारतीय टीम के आप फैंस फिर वही है कि पारी की हार होगी या 2-4-10 रन का टारगेट मिलेगा। दैट वाज जस्ट द केस, और वही हुआ। 19 रन का टारगेट है, 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो ट्रेविस हेड का इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रेविस हेड का आपने नाम लिया ना, जाते जाते मैं यही बोलने वाला था कि ट्रेविस हेड का जो रोल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में है, ऋषभ पंत का वही रोल इंडियन क्रिकेट टीम में, एकदम डिट्टो, कुछ इर्द गिर्द नहीं है। बस यही बात है कि थोड़ा सा विकेट कीपिंग। 141 गेंदों में 140 रन मारे, ऋषभ पंत होते तो वो भी यही काम करते और ज्यादा मार देते। मतलब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड रहा है, और ज्यादा कर देते। लेकिन बात यही है ना, ट्रेविस हेड का ऑटोमेटिकली जो काम है ना, वो ये है कि बहुत जल्दी 15 से 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आप जो टेस्ट मैच दूसरी साइड की तरफ जा रहा है, उसे अपनी साइड की तरफ ले आओ। उसमें आपके बहुत ज्यादा जल्दी 40-50 रन हो जाएंगे। यही काम है ऋषभ पंत का भी। जब दिख रहा हो कि 4-5 विकेट इंडिया के डाउन है, दूसरी टीम आपके ऊपर चढ़ रही है, उस वक्त आइए 50-60 रन जल्दी से कीजिए और टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आइए, और दूसरे इंसान को भी अपने साथ चलाइए। आज मैं मानता हूं अगर ऋषभ पंत का विकेट पहले ओवर में नहीं जाता ना, तो नीतीश रेड्डी इनके साथ मिलकर ना टीम इंडिया को बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस 150 का टारगेट आराम से कम सेट कर देते, तो एक फाइट मारने में मजा आता। कम से कम जसप्रीत बुमराह भी अपने हाथ से ज्यादा जोर लगाते जब 150 का टारगेट होता। मैं ये नहीं कहता कि उस पर जीत ही जाते, कंडीशंस बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक फाइट मारने के लिए ऋषभ पंत की आज बहुत जरूरत थी। और वो ऋषभ पंत जो 2021 और 20 और 18 वाली सीरीज में नजर आया था, अभी तक यहाँ थोड़े से अनफिट भी नजर आ रहे हैं, थोड़े सा आगे आएंगे। पिछली सीरीज के मुकाबले अगर आप देखेंगे, थोड़ा वेट भी ज्यादा गेन कर लिया है। वो तो चलिए ठीक है, उसको ठीक करके आए थे आईपीएल में, जब एक्सीडेंट के बाद आए थे तो बड़े फिट नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं स्लिम बॉडी नजर आ रही थी, लेकिन वेट एक बार फिर से गेन कर लिया। फिटनेस, रिफ्लेक्शंस,
थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कीपिंग में से जिस तरीके से गेंद के ऊपर डाइव ही नहीं कर रहे, बहुत सी गेंदें हाथों से छूट रही हैं डाउन द लेग, कई गेंदें अच्छी भी पकड़ी हैं, लेकिन जो एजेस हैं उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट के लिए, और मैं फिर वही बात कहूंगा कि ऋषभ पंत के लिए खुद खराब बात है, क्योंकि इतना बड़ा मैच विनर जिसपे हम यही है कि कोहली जैसा कॉन्फिडेंस अगर किसी प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया में बनाया तो वो ऋषभ पंत ही है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा खेल नहीं रहे। तो हम तो आंख बंद करके एक ही बात जानते कि अगर भाई पंत खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 गेंद भी खेलेगा, 60-70 रन कर जाएगा, अभी हमारी टीम जीत जाएगी। बट ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसी एग्रेशन में नजर आ रहे हैं, खेल उसी तरीके से रहे हैं, लेकिन एक ऑड बॉल उनका आउटसाइड एज लेके जा रही है और फिर वो आउट हो जा रहे हैं। पर्थ में तो चलो जीता हुआ टेस्ट मैच था, जो भी हुआ कोई बात नहीं, स्टंप आउट हो गए नेथन लायन की गेंद पे, लेकिन एडिलेड में जिम्मेदारी एटलीस्ट लेनी थी, क्योंकि कंपैरेटिवली ज्यादा इजी विकेट था पर्थ के मुकाबले। उन्हीं के रहने पे ये उम्मीद भी थी नो डाउट कि भाई ऋषभ पंत हैं अभी ओवरनाइट, और इसके बाद अश्विन है और नीतीश रेड्डी उनका साथ देंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ फाइट बैक के लिए 100, 125, 150 रन का भी टारगेट होता तो शायद गेंदबाज 3-4 विकेटें तो एटलीस्ट निकालने की कोशिश कर ही देते, लेकिन वो काम भी खैर इस मैच में नहीं हो पाया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दीपेश, इस पूरे मैच में टीम इंडिया हार गई, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई, लेकिन हाईलाइट कुछ और थी जो सोशल मीडिया पे लगातार छाई रही। वो थी डीएसपी सिराज और ट्रेविस हेड की लड़ाई। ट्रेविस हेड क्या होता है, 141 गेंद में 140 रन बनाते हैं और उसके बाद एक बेहतरीन गेंद आती है, ऑलमोस्ट यॉर्क कर देते हैं ट्रेविस हेड को, बोल्ड हो जाते हैं ट्रेविस हेड। उसके बाद कुछ वो बोलते हैं, उनके रिएक्शन में फिर डीएसपी सिराज उनको सेंड ऑफ देते हैं एक बेहतर सा। उसके बाद फिर कुछ बातचीत होती है, बहुत सारी चीजें हैं और किसने क्या कहा ये वाले आरोप लग रहे हैं इसमें। सबसे पहले ट्रेविस हेड का बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि भाई उन्होंने क्या कहा था, उनकी तरफ से एटलीस्ट सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं पता, बट अगेन उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अच्छी गेंद की, लेकिन उन्होंने कुछ और ही सोचा और मुझे बाहर जाने की ओर इशारा किया। पिछली कुछ पारियों में जिस तरह से चीजें हुई मैं उससे थोड़ा निराश हूं, लेकिन अगर वो इस तरह से प्रतिक्रिया करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, यही होगा। और वो खुद को इस तरीके से अगर पेश करना चाहते हैं तो ऐसा ही रहे, मुझे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब उन्होंने दीपेश अपनी तरफ से क्लैरिटी दी है कि भाई मैं कुछ खास बोला नहीं था उनको, मैंने बोला वेल बोल्ड, लेकिन आपको भी पता है कि वेल बोल्ड तो उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि जो वीडियो हमने देखी है लिपसिंग इतना तो हम भी जानते हैं, पढ़ लेते हैं कि वेल बोल्ड जैसा तो कुछ नहीं लगा। अब आपको बताते हैं कि डीएसपी सिराज ने क्या बोला है। सिराज साहब ने भी स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत की और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें बोली, उसमें समझ में आता है। उन्होंने कहा कि मैंने सेलिब्रेशन किया था और कुछ बोला नहीं था, लेकिन मैंने सुना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो झूठ कह रहे हैं। हेड ने कहा है कि उन्होंने मुझे वेल बोल्ड बोला था, ऐसा तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि उन्होंने ऐसा बोला है। हम लोग हर किसी का सम्मान करते हैं, मैं हर किसी का सम्मान करता हूं, क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन उनका जो तरीका था वो गलत था और मुझे अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मैंने ऐसा बोला। दीपेश, इस पूरे प्रकरण में आपका क्या टेक है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने वेल बोल्ड तो नहीं बोला था, ये हमें समझ में आ रहा है, और उसके पहले, चूंकि उसके पहले का सिनेरियो क्या है, लोग केवल उस क्लिप को देख रहे हैं। दर्शकों को बस ये बता दूं कि उसके पहले ट्रेविस हेड ने एक पहले बेहतरीन चौका लगाया, फिर एक शानदार छक्का लगाया, उसके बाद वो यॉर्क हुए और बोल्ड हुए। तो एक फास्ट बॉलर का उतना अग्रेशन तो बनता है कि सेंड ऑफ आप इस तरीके से करते हैं कि सेंड ऑफ दिया कब था, जब उन्होंने कुछ बोला था, ये भी चीज नजर रखने वाली है। पहले सिराज जस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि एक बॉलर एग्रेसिवली सेलिब्रेट करता भी, तब तक ट्रेविस हेड तक बातचीत नहीं पहुंची थी। ट्रेविस हेड ने मुंह से कुछ बोला, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया, और अब वो उन्होंने वेल बोल्ड कहा था या फिर कुछ और कहा था, वो तो उसमें तो मैं क्या कुछ कमेंट करूं, लेकिन हाँ, सिराज ने क्लियर किया है कि उन्होंने वेल बोल्ड तो नहीं बोला था, और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडकास्टर्स में हरभजन सिंह भी बैठे थे, उन्होंने भी क्लियर कहा था कि उन्होंने वेल बोल्ड तो नहीं बोला। तो इतने बड़े बड़े जब दो खिलाड़ी कह रहे हैं, जो एक खिलाड़ी मैदान पे था वो कह रहा है, तो हम तो सिराज की सुनेंगे। तो वेल बोल्ड नहीं बोला था, तो प्रतिक्रिया भैया वही है, किसी चीज का मतलब आप वही न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बस वही ऑपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिल गया। बट अच्छी बात ये रही कि मैच के बाद दोनों ने गले भी मिल लिया आपस में, ये चीजें मैदान पे ही अच्छी लगती हैं। एट द एंड दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, कि आप देखिए मैदान में जो भी चीजें हैं वो मैदान तक, इनफैक्ट मैदान के बाहर भी पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा ली, लेकिन ठीक है, इट एंड्स वेल, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्रिकेट है, एट द एंड ऑफ द डे जेंटलमैन्स गेम है। आप कुछ बोलते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, एक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है तो कुछ बोलेगा, एक गेंदबाज जिसको कुछ रन पड़ गए, कुछ बाउंड्री ट्रेविस हेड को तो सेंड ऑफ अपनी टीम दे भी बहुत टाइम से रही। हर्षित राणा ने उस दिन बड़ा तगड़ा सेंड ऑफ दिया था आउट करके पर्थ में, फिर बुमराह ने जब आउट किया तो कोहली और बुमराह ने बड़ा अच्छा सेंड ऑफ दिया। ट्रेविस हेड एक्चुअली बड़ा पुराना इतिहास भी तो रखते हैं, हमें बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस, दो बड़ी बड़ी ट्रॉफियां अगर आप कोई बल्लेबाज आपको हरा दे, WTC का फाइनल आपको याद होगा, 163 की पारी, 137 की पारी, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, तो बहुत पुराना
पुराने दुश्मन, एक नए नए दुश्मन पनपे हैं टीम इंडिया के, लेकिन बड़े पुरानी इतिहास उनके साथ साझा करती है टीम इंडिया। और इंपॉर्टेंट मैचेस में अक्सर ये खिलाड़ी रन बनाता ही है इंडिया के खिलाफ, और ये मैदान तो इनका फिर भी होम ग्राउंड था। खैर, इस विवाद पर भी नजरें रहेंगी अगर इस पे कुछ अपडेट आता है। वैसे तो 1-1 से सीरीज बराबर हो गई और अब मामला पहुंचेगा गाबा में, जहां पे हमारी नजरें रहेंगी इस पूरी सीरीज पर। क्या कुछ होता है, क्या अपडेट्स आती हैं, सब कुछ लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपको बस स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।